नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम सीटेट परीक्षा जो हुई थी 2022 ईस्वी के लिए 1 फरवरी 2023 ईस्वी को, उसके सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, उसके जो 30 प्रश्न थे उनको हम जानने वाले हैं। और ये आपके लिए जेटेट जिनका फॉर्म अप्लाई हो गया, इससे परीक्षा लेना बाकी है, यूपी टेट, बिहार के लिए बीपीएससी टीचर, इन सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। हम यहाँ पर व्याख्या सहित सारे प्रश्नों का हल देखेंगे, जिससे कि आपका सीडीपी बहुत ही मजबूत होगा और आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास किससे प्रभावित होता है। पहला क्वेश्चन में विकास किससे प्रभावित होता है। यहाँ पर चार कुछ ऑप्शन जैसे दिए हैं, लेकिन ऑप्शन आगे हम लोग जानेंगे। किससे प्रभावित होता है तो विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभाव से। ये तीन दिए, यह पूछ रहा है कि इनमें कौन सही है। केवल एक सही है, एक या दो सही है, दो या तीन सही है, या फिर एक दो तीन तीनों सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्तिगत कारक भी होते हैं, स्कूली माहौल भी होते हैं और पारिवारिक या सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। तो सही आंसर आपका डी नंबर होगा। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भाधान का मतलब जब कोई भी बच्चा गर्भ में आता है तब से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। कब तक? गर्भाधान का मतलब हो गया जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसी समय से लेकर मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक वो मर नहीं जाते हैं। इसको ऐसे याद रखना है, गर्भ से कब्र तक। गर्भ से कब्र तक, कब्र का मतलब जब तक वो मर नहीं जाते हैं तब तक। मनोविज्ञान की भाषा में वॉम्ब टू टॉम्ब कहा जाता है। वॉम्ब टू टॉम्ब, वॉम्ब टू टॉम्ब का मतलब है जब बच्चा का निषेचन, बच्चा बनने से पहले निषेचन की क्रिया जो होती है, वहाँ से टॉम्ब तक जब तक वो मर नहीं जाते हैं। विकास विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी प्रभावित होते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले यानी कारक को भी हम देख लेते हैं। तो यानी कारक में से क्या क्या है, तो इन कारक में है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पोषण, शारीरिक विकास तथा रोग। पोषण, अगर बहुत अच्छा पोषण होगा तो बच्चा का विकास तेज़ी से होगा, बढ़िया होगा, और अगर पोषण अच्छा नहीं तो खराब होगा। शारीरिक विकार, अगर शरीर में किसी भी प्रकार का दोष है या रोग है तो उससे भी विकास प्रभावित होंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसे, इनके अलावा पारिवारिक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये कमज़ोर वर्ग के बच्चे के लिए अगर हम देखेंगे बहुत अच्छे उनकी विकास की गति होगी, तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो ये सब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में अभिकथन पहले दिया है। कथन ये कहता है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों को के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। कारण, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खास करके संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। तो सही विकल्प क्या है, ऑप्शन ए में बोल रहा है ये और आर दोनों सही है, लेकिन और यार ये की सही व्याख्या करता है। बी में कहता है ये और यार दोनों सही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। सी में कहता है ये सही यार गलत, और डी में कहता है ये और यार दोनों गलत है। तो अगर हम ऑप्शन को पहले देख चुके हैं तो ये तो पता चल गया कि ये और यार दोनों सही है, और यार ये की सही व्याख्या करता है। तो बाल्यावस्था में ही अगर हम देखें सकारात्मक ऊर्जा तथा अनुभव से युक्त होता है। कौन? बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है और इस अवस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बाल्यावस्था का काल मनोवैज्ञानिक के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। जे.एस. राय ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की संज्ञा दी है। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए कथन ये सही है और यार भी सही है, और कथन यार ये की सही व्याख्या भी करता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है, बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत छोटे बच्चे हैं, उनका सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर अगर ये देखें तो ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक विद्यालय सामाजिकीकरण की प्राथमिक संस्था है। बी में परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। सी में सहपाठी समूह प्राथमिक संस्था है किसकी? सामाजिकरण की। और डी में मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ सामाजिकरण के संदर्भ में पूछा जा रहा है, किसके संदर्भ में? सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सुटेबल जो है वो बी नंबर है, परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। तो देखिए, बहुत छोटे बच्चों का सामाजिकरण के संदर्भ में परिवार प्राथमिक संस्था मानी जाती है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में पालन पोषण होता है, माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, परिवार से वह स्नेह, त्याग, सहयोग, दया, आज्ञापालक आदि उच्च कोटि का गुण भी सीखता है, इसलिए परिवार शिशु का प्रथम पाठशाला भी है। सामाजिकरण की अन्य संस्थाएं अगर हम देखें तो परिवार है, पड़ोस है, समाज है, विद्यालय है, मीडिया, ये सब है, लेकिन सबसे प्राथमिक संस्था जो है वो परिवार ही है। अन्य संस्था में अगर हम देखें तो पड़ोस भी, समाज भी, विद्यालय भी, मीडिया भी है अन्य में, लेकिन प्रथम में कौन है? प्रथम में परिवार है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने पर उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है। इसका मतलब कोई बच्चा है जो कि पहले जब एकदम बच्चा है उस समय वो सोचता है कि वस्तु खत्म, आँख से ओझल हुआ कि वस्तु खत्म, लेकिन वो कब समझने लगता है कि अगर आँख से ओझल हो गया वस्तु तो वस्तु खत्म नहीं हुआ है, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया है। ऐसा कब बच्चा समझने लगता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक, दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर होगा संवेदी गामक। संवेदी गामक, जिन पियाजे ने संवेदी गामक सिद्धांत का प्रथम चरण के अनुसार बच्चे ये समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। ये प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन अवस्थाओं का वर्णन किया है तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जिन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्था विकास के चरण की है, तो पहला है नवजात या शिशु अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए वस्तु स्थापित विकसित करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के लिए, तो प्रतीकात्मक सोच विकसित करता है। तीसरा में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है। और चौथा है औपचारिक अवस्था, इसमें 11 से 15 तक कर सकते हैं। ये संक्रियात्मक विकास इसमें होता है। अमूर्त तार्किक रूप से चिंतन करना, अधिक परिपक्व नैतिक तर्क के लिए क्षमता से पूर्ण होना, या मूर्त अवधारणा विकसित करना है। अमूर्त का मतलब जो मूर्त रूप में नहीं, वैसे अवधारणा भी विकसित कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के समूह मिलकर 4 कंकड़ों का समूह बनाते हैं।
बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दिखाता है? संरक्षण दिखाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आत्म केंद्रियता, ऑप्शन सी में केंद्रीकरण, ऑप्शन डी में वस्तु स्थायित्व। एक चीज़ और बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख सकते हैं और साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप से जोड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम से जोड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप टाइप कीजिएगा @ फिर स्लैश दे दीजिएगा, उसके बाद रामा क्लासेस कर दीजिएगा, तो हम फिर आपको टेलीग्राम में भेजेंगे। अब फिर अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जोड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आप एक बार हमारा लिख लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को तो 8687701111 इस नंबर पर व्हाट्सएप आप हमको कर सकते हैं। बस ये लिखना है CTET 2022 PDF और फिर हम आपको भेज देंगे। तो हम क्वेश्चन में देख रहे थे कि कंकड़ों से खेलते हुए 2 कंकड़ों का समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का समूह बनाता है, तो उसके द्वारा जो किया गया काम है उसको क्या कहेंगे, क्या दर्शाता है? संरक्षण, आत्म केंद्रीयता, केंद्रीकरण या वस्तु स्थायित्व। तो ये दर्शाता है संरक्षण। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनता है, और बच्चे द्वारा किया गया अनुभव संरक्षण दर्शाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण की भूमिका संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तीसरे चरण में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत समाविष्ट है। अभी हम लोग देखे थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था में बच्चे संख्या में, क्षेत्र में, आयतन में और अभिविन्यास के संरक्षण की क्षमता प्राप्त करते हैं। वस्तु स्थापित्व के गुण संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। 6 में बोल रहे हैं, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करते ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का चरण दर्शाता है। क्या है? पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत, परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। तो इसका जो सही आंसर है वह उत्तर परंपरागत। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। तो लॉरेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह की का तर्क परंपरागत चरण को दर्शाता है। कौन चरण को? परंपरागत चरण को दर्शाता है। कौन चरण? परंपरागत चरण। कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया है तथा नैतिक विकास के प्रत्येक स्तर पर 2 चरण हैं। तो विभाजित प्राथमिक 3 स्तर हैं इनके, लेकिन चरण सबों के 2-2 हैं, प्रत्येक के 2-2 चरण हैं। तो देखते हैं इनके स्तर और चरण को। तो पहला जो स्तर है वह है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो कि 4 से 10 वर्ष के लिए होता है। यह नैतिक विकास के प्रथम अवधि है और इस आयु में बच्चों के फैसले मुख्य रूप से वयस्कों की है अपेक्षा और नियमों को तोड़ने का परिणाम का आकार लेते हैं। आज्ञा, ये हो गया स्तर। दूसरा जो स्तर है वो पारंपरिक नैतिकता, 10 से 13 वर्ष के सामाजिक नियमों की स्वीकृति चिन्हित होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा ये समझने लगते हैं। और तीसरा उत्तर परंपरागत, उसमें क्या है 13 से 16 साल तक नैतिकता के अमूर्त सिद्धांत की समझ विकसित हो जाती है। तो ये हो गया चरण स्तर। अब हम लोग जानेंगे चरण। तो इसके जो चरण है, पहला है आज्ञाकारिता और सजा नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सजा से बचने का एक तरीका है। दूसरा वायद उद्देश्य अभिविन्यास, इस चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दिखाते हैं। तीसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास इससे अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर देते हैं ताकि हम अच्छा रहें।
चौथा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसमें सामाजिक व्यवस्था उच्च स्तर पर केंद्रित रहे, इस पर भी बल दिया जाता है। पांचवा, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार इसमें बताया गया है। और समाज को बनाए रखने के लिए कानून का नियम महत्वपूर्ण है। और छठा, सार्वभौमिक सिद्धांत को कोहलबर्ग का नैतिक तर्क के अंतिम स्तर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और यमूर्त तर्क पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः खाली जगह विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए में अगर देखें तो जैविक परिपक्वता यहाँ भराएगा, संवेगात्मक यहाँ भराएगा। मान लो इसको पहला जगह और ये दूसरा जगह, तो ये दोनों पहला जगह में जैविक परिपक्वता, दूसरा में संवेगात्मक। या फिर ऑप्शन बी में आरोपण प्रतिरूप और नैतिक। ऑप्शन सी में हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों या फिर संज्ञानात्मक। और ऑप्शन डी में हो जाएगा पुरस्कार और दंड और फिर व्यवहारात्मक। तो लेवगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये सी नंबर सही होगा, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की कहाँ के थे? रूस के थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशियो कल्चर थ्योरी के रूप से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जिसमें बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। तीनों होता है, संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। कब होता है? जब वो सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कहता है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों का पूर्ण या हस्तक्षेप प्रणाली अपनाना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन को हम बढ़िया से समझ लेते हैं। पहले, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप फ्यूचर में टीचर एक बन गए, तो आप क्या करेंगे? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। क्या संकेत से बता देना चाहिए? और ऑप्शन का आंसर क्या होगा? दूसरा, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन कुछ दिया समझने के बारे में, तो क्या बीच में वो चर्चा करे या सहभागिता करे या ना करे, तो पूर्ण रूपेण आप प्रतिबंध लगा देंगे? ये तो कभी नहीं होगा। तीसरा, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण या हस्तक्षेप, मतलब पूर्ण रूपेण वयस्क को ध्यान दे ही नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, तो नकारात्मक भी तो नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम पहले ही बोले, संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। उपयुक्त पाठ का मतलब है, कह सकते हैं उसको इशारा देकर उनके आंसर के बारे में थोड़ा सा हम कुछ बता सकते हैं। यह एक अस्थायी संरचना है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण करते समय जब छात्र को किसी कठिन प्रक्रम को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो अधिक जानकार वयस्कों का साथियों द्वारा छात्र को संबंधित विषय के कठिन प्रक्रम की अवधारणा और कौशलों को सीखने के लिए दिए जाने वाले निर्देशात्मक समर्थन का वर्णन करने के लिए प्रमुख प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब आप समझिए, कोलैबोरेट आप समझ रहे हैं, एक बच्चा ये और एक बच्चा ये, तो इशारा ही इशारा में पहला चीज़ तो समझिए कि आपने दिया कि 2 + 2 कितना होता है, नहीं बता पा रहा है बच्चा, और नहीं बता पा रहा है तो आप ऐसे करेंगे, हो सकता है कि बता दें, आपने पहले 2 चित्र बना दिया बोर्ड पर और फिर बगल में 2 बना दिया और फिर बोले कि ये 2 और ये 2 कितने हो रहे हैं, तो फिर शायद बच्चा जो है दोनों को संयुक्त रूप से जोड़ सके। इस प्रकार से थोड़ी बहुत अगर इशारा, ये तो बहुत
ज़्यादा हम खुल के आंसर को बता देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत इशारा करना। दूसरा क्या है, जो बच्चा सीनियर है, जैसे आपने किसी बच्चे को जोड़ के बारे में पूछा और वो बच्चा नहीं बना पा रहा है, तो वो अपने से बड़े जो साथी हैं, पहले से जो जानकार साथी हैं, उनका सहायता ले सकता है। ये भी संभव है और वो भी होना ही चाहिए। तो सही आंसर होगा, इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे प्रधानता देती है? तो प्रगतिशील कक्षा है तो क्या होगा, अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को देगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना, और परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, परीक्षार्थियों के मतों या अनुभवों को। देखिए, प्रगतिशील कक्षा है तो आप किसको प्रधानता देंगे? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, मतलब अध्यापिका अपने तरीके से जो पढ़ा रहे हैं वही ठीक है। दूसरा, पाठ्यक्रम को पूरा करने का, मतलब बस ये उद्देश्य हो कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाए, किसी तरह से हम पढ़ा के पूरा कंप्लीट कर दें। तीसरा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसका मतलब परीक्षा में क्या पूछा जाता है उसके बारे में। जैसे 3 इडियट में एक डायलॉग है कि अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो यही लिखना है, तो उसी प्रकार की पढ़ाई के बारे में। और फिर चौथा, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को ध्यान में रखकर। तो मतों और अनुभवों का मतलब, जैसे हम किसी भी चैप्टर को, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 2 है, तो चैप्टर नंबर 1 जब तक बच्चा नहीं पढ़ा है और चैप्टर नंबर 2 अगर उससे रिलेट अगर नहीं तो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ा सकते हैं, और अगर वो उससे रिलेट है तो फिर तब तक हम उसको वो चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे जब तक इसको पूरा नहीं करेंगे। और भी दूसरे तरीके से समझिए कि जैसे आप मैथ के टीचर हैं और आप पहले जो है सो बच्चे को गुना पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो जोड़ नहीं जान रहा है, तो क्या संभव है? आप अपने मन के हिसाब से कर लें पूरा, तो ये संभव नहीं होगा। इसके लिए क्या है, विद्यार्थियों के मत हैं। एक तो बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है, दूसरा उनके अनुभव क्या हैं। तो सही आंसर होगा, अनुभवों को भी प्रधानता देती। प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित होती। बाल केंद्रित का मतलब जिसका केंद्र बिंदु में बालक होते हैं। सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ 2005 में भी बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन करती है, जिसमें बालकों के विचारों तथा अनुभवों को सहज ढंग से स्वीकार किया जाता है। अब अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किनके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार कौन सही है? तो पहला ऑप्शन में बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। दूसरा, बुद्धि वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तीसरा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। चौथा, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर को मापने का सर्वोत्तम जरिया है। तो देखिए, फिर से देख लेते हैं बुद्धि संकल्पना के अनुसार कौन कथन सही है। तो क्या बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है? अब आप ही बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि अच्छा होगा तो वो ज़्यादा सफल हो पाएंगे, ये क्या सबसे सटीक अनुमान है? कभी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बुद्धि ज़्यादा रहे लेकिन सफल होने की संभावना उस पर निर्भर नहीं। क्या वातावरणीय कारकों के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। वातावरणीय कारक मतलब आपके आसपास में क्या है वह भी आपके बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तीसरा, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, ये सही है। और चौथा, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर के मापने का सर्वोत्तम जरिया नहीं। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण से ही विद्यार्थियों का बुद्धि का स्तर नहीं मापा जा सकता है। सही आंसर सी नंबर होगा। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि संकल्पना के अनुसार क्या है, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत इसी को कहते हैं। और इसका प्रतिपादक कौन थे? तो हार्वर्ड गार्डनर थे।
1983 में इसको प्रतिपादित किया। एक क्वेश्चन और यहाँ बन रहा है, अब ध्यान से देखें तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना हार्वर्ड गार्डनर थे। कब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए? 1983 में किए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होते हैं। बहुत कारकीय का मतलब बहुत कारक। कौन से किताब में इनका बुद्धि का सिद्धांत छपा? तो फ्रेम्स ऑफ माइंड। यह वर्णन किया गया कि संज्ञान के एक स्वरूप है जो सभी मानव चिंतन से तय होता है। गार्डनर का मुख्य रूप से 7 प्रकार के बुद्धि का वर्णन किया। पहला तार्किक गणितीय, दूसरा भाषाई, तीसरा स्थानीय, चौथा शारीरिक गतिक, पांचवा सांगीतिक, छठा व्यक्तिगत, सातवां व्यक्तिगत और बाद में 8वें प्रकार के बुद्धि में प्रकृतिवादी बुद्धि और फिर उसी में 9वें प्रकार के बुद्धि में अस्तित्ववादी बुद्धि को जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार की कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? मतलब किस प्रकार का कक्षा माहौल सबसे बेहतर होगा? कहता है मुद्रक, संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। देखिए आजकल का अगर कक्षा है तब तो ये होना ही चाहिए। कैसा होना चाहिए? मुद्रक, संपन्न, मतलब चारों दीवार या फिर जो भी भाग है उसका वो दीवार पूरा पेंटेड हो, पेंट किया हुआ। मुद्रक का मतलब उनमें अलग अलग चीज़ें प्रिंटिंग किया हुआ होना चाहिए, पेंट की हुई होनी चाहिए। बी में भयमुक्त और धमकी भरा। भयमुक्त, यहाँ देखिए ऑप्शन को पहले ही भयमुक्त लिख रहा है, फिर यहाँ धमकी भरा, ये कैसे होगा? यह गेम और बहिष्कारी, यह गेम का मतलब जहाँ पर बच्चे जा ही न सके, बहिष्कारी, ये भी नहीं हो सकता। उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। उपदेशात्मक मतलब सर आए लेक्चर दिए और लेक्चर दे के चले गए, ऐसा नहीं। तो ऑप्शन से ये सही, प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल। इसका मतलब है चारों तरफ उनका मुद्रक संपन्न होना चाहिए, किताबें, चार्ट बोर्ड या फिर जो भी ये सारी चीज़ होना चाहिए। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल चारों तरफ होना चाहिए। साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, चौक, डस्टर, स्मार्ट बोर्ड अगर प्रचलन में तो वो भी होना चाहिए। कक्षा में छात्रों के बैठने हेतु तो डेस्क बेंच का भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश युक्त हो, दूर दूर तक बच्चे बैठ सकें और जो भी लिखा जा रहा है ब्लैक बोर्ड पर वो स्पष्ट रूप से दिख सके। इस प्रकार मुद्रक, संपन्न और संसाधन से परिपूर्ण कक्षा माहौल अधिक सजाव रखता है, सजीव रखता है। अगला क्वेश्चन, जेंडर क्या है? जेंडर तो सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों पर निर्धारित होता है, आनुवांशिक लक्षणों के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है या फिर एक जन्मजात प्रवृत्ति। तो देखिए जेंडर का मतलब होता है लिंग। सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होता है। जेंडर एक सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होता है। जेंडर प्राय रूढ़िवादिता तथा समाज द्वारा निर्मित प्रचलित पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है। जैसे लड़के बलवान होते हैं, लड़कियां कोयल होती, लड़के रोते नहीं, लड़कियां रो सकती है, लड़कों के छोटे छोटे बाल होने चाहिए, लंबे बाल होना चाहिए, घर पर काम नहीं करते हैं, घर पर काम कर सकते। तो ये सारी चीज़ जो पहले से तय होता है उसी को हम लोग जेंडर के रूप में लेते हैं। और इसका सही आंसर सामाजिक संरचनाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। कौन? जेंडर। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, जिन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता को क्या कहेंगे? तो समावेशन कहेंगे या फिर लाक्षणिक प्रकार्यता कहेंगे, प्रतिवर्ती सोच या संरक्षण। तो इसको हम लोग कहेंगे लाक्षणिक प्रकार्यता। अगर किसी वस्तु सामने न हो और वैसी स्थिति में चिन्हों के द्वारा अगर उसे दर्शा रहे हैं तो उसको कहते हैं लाक्षणिक प्रकार्यता। किसके अनुसार? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और अगर चारों अवस्थाओं को हम देखें पूरा डिटेल से तो पहला है संवेदी
कर, दूसरा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक। लाक्षणिक प्रकारिता जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में दूसरी अवस्था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है और इस वर्ष में बच्चा लाक्षणिक कार्य प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ प्रतीकों का संचालन करने की क्षमता है, और यह एक एकीकृत क्षमता होती है जो बच्चों के सामने कोई वस्तु या घटना नहीं होती है, एक संकेतक या प्रतिनिधित्व करने का सक्षम बनाता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल में संलग्न होता है। प्रतिवर्ती सोच, तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें बालक किसी प्रक्रिया को समझने में सक्षम हो जाता है, बाद में उन क्रियाओं में मानसिक रूप से पलटने की योग्यता आ जाती है, जिसे पलटावी का सिद्धांत भी कहा जाता है। संरक्षण, यह विभिन्न प्रकार के अभिलक्षण जैसे कि रंग, आकार या माप के आधार पर वर्गीकृत करने की योग्यता है। अगला क्वेश्चन, तो रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में किसके लिए प्रभावी है? पहला, विद्यार्थियों में यह सफलता का निरंतर भय पैदा करता है। कौन? रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करता है। तीसरा, विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उनके तदनुसार सहायता किया जा सके। चौथा, विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने में। तो सही आंसर होगा इसका सी नंबर या ग नंबर। ग में क्या है? विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार का मतलब जितना उनका प्रगति हुआ उसी के अनुसार उनको सहायता किया जा सके। तो रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों की प्राप्ति सुधार के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। उसी में रचनात्मक मूल्यांकन में ही कक्षा में ही किए जाते हैं। इससे प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं यह सुधारने का अवसर भी होता है। रचनात्मक आकलन को अधिगम के लिए आकलन भी कहते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, रचनात्मक आकलन को क्या कहते हैं? तो अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। इससे बच्चे के अधिगम के बारे में शिक्षक को अपने शिक्षण के बारे में प्रतिपुष्टि का मतलब है फीडबैक पता चलता है कि हमने जो पढ़ाया बच्चा पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अभिकथन पहले दिया कथन कहता है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों को मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो क्या है? ये तो सही है अभिकथन ये, लेकिन अब कारण यार जो है वो सही है या नहीं है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी एक दूसरे से संबंधित होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, ये नंबर में बोल रहा है ये और आर दोनों सही एकदम नहीं है। आर को हम तो अभी पहले ही बोल दिए आर सही नहीं है। बी, ये और आर दोनों सही है नहीं, जैसे ही सही वाला आ गया दोनों को हटाओ। ये सही है और आर गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये सही है और आर गलत है। तो क्या कर रहा है ये सही और आर गलत में? तो अभिकथन ये सही है आर गलत है। ये कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों और मौखिकरण चर्चा के वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे जब अपने विचारों को कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ साझा करते हैं तो उनके मौलिक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन का विकास होता है। देखिए अगर वो चर्चा करेंगे या फिर अपने विचार को साझा करेंगे तो मौलिक चिंतन और अमूर्त चिंतन ये दोनों का विकास होगा। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं और जिस बच्चे का भाषा विकास जितना अच्छा होगा उतना ही संज्ञानात्मक विकास
का स्तर उच्च होगा, इसलिए कारण जो आर दिया गया है वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन सा व्यवधान न्यूनता अभिक्रियाशीलता विकार ये ADHD, देखो यहाँ पर प्रमुख है ये ADHD का प्रातिरूप लक्षण नहीं है। तो ADHD का प्रारूपिक लक्षण नहीं है या है प्रारूपिक लक्षण है। पहला लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, दूसरा धीमी क्रियाशीलता स्तर, तीसरा आवेगशीलता, चौथा है कार्य अवस्था के उच्च स्तर। तो सही आंसर है आवेगशीलता। तो व्यवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार जो है ये ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बिना पूर्व विचार किए करता है, मतलब पहले कोई भी विचार नहीं करेगा और काम स्टार्ट कर देगा, काम शुरू कर लेगा। आवेगशीलता व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने से में प्रतिबिंबित या परिणामों पर विचार भी नहीं करता या परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे फैसला लेते हैं। अच्छा, ये ADHD का फुल फॉर्म जो होता है वो अटेंशन डिफिशिएंट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे पठन वैकल्य गुणज वैकल्य आदि के संदर्भ में सही है? तो सही क्या है? अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं, ये तो सही नहीं है। अधिगम आवश्यकता से जूझते हुए विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। देखते हैं आगे क्या है, सही है गलत। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होता है। देखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, तो बाल केंद्रित होना चाहिए या विद्यार्थी केंद्रित। अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है, ये सही है। तो दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है क्या? अधिगम आवश्यकता। अधिगम आवश्यकता का मतलब कोई बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो उसका तंत्रिका संबंध, मतलब नहीं सीखने के लिए उसके जो तंत्रिका तंत्र हैं वो भी और वातावरण, ये दोनों कारक प्रभावित होते हैं। अधिगम आवश्यकता में किसी प्रक्रम को पढ़ने की अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और ये अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अधिगम या क्षमता का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो याद रखना 1963 में सैमुअल किर्क के द्वारा किया गया और इसी ने बताया है। क्या बताया है? अधिगम अक्षमता क्या क्या होता है? तो एक होता है डिसलेक्सिया, तो पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार, मतलब जोड़ घटा गुना भाग। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार। डिस्केसिया वाक क्षमता, मतलब बात नहीं कर पा रहा है। डिस्टेक्सिया लेखन और चित्रांकन, मतलब बढ़िया से लिख नहीं पा रहा है और चित्र नहीं बना पा रहा है। और छठा है अफेजिया। अफेजिया में भाषा संप्रेषण, भाषा में दिक्कत हो रही है। और सातवां है डिसऑर्थोग्राफिया, जिसका मतलब होता है वर्तनी। वर्तनी का मतलब शुद्ध बोलना, उनमें दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जो भी डिस्कस करेंगे उससे आपका क्या है, एक से अधिक क्वेश्चन हल होंगे। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ CDP के अगर 30 क्वेश्चन हम लिए हैं तो सिर्फ हम 30 क्वेश्चन ही हल कर रहे हैं, इसमें और भी क्वेश्चन आपका संबंधित है। और अगर आप CDP को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस प्रकार के वीडियो आप बार बार देखें और फिर उससे आपका क्या होगा, CDP ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ देखिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों
के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम कौन सा प्रभावशाली नहीं है? तो दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित, बहुसंवेदी। श्रवण बाधिता मतलब सुनने की दिक्कत है उसको, तो उसको विजुअल हम कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड या क्रियाशीलता, या फिर बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी। तो सबसे जो सटीक आंसर होगा वो होगा सी नंबर, क्रिया आधारित। क्रिया आधारित में अधिगम की क्रिया आधारित तरीका सबसे प्रभावशाली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दृश्य गतिज, व्याख्यान, बहुसंवेदी या तीनों श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली होता है। श्रवण बाधित से तात्पर्य है कि बालक जिनके सुनने की जो क्षमता है वो सामान्य बालकों से कम होती। श्रवण बाधिता दिव्यांगता का एक प्रकार है जिसके प्रमुख दिव्यांग संस्थाएं निम्न है। तो उनके लिए अगर दिव्यांग संस्थान भी देखें तो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं भारतीय दृष्टि दिव्यांग संस्था देहरादून, राष्ट्रीय मानसिक बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई जो कि अलियावरगंज में है, और राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान कोलकाता। नोट आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी माना है जो कि गलत है, अतः इसका सही जो उत्तर है वो सही सी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? देखिए पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, यहाँ कह रहा है कि नहीं अपनाना चाहिए, तो कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? पहला, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। दूसरा, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। तीसरा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं की कार्य अनुमति देना। और चौथा, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना। ये कदम नहीं उठाना चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना सही कदम नहीं है। टर्मन के अनुसार, किन के अनुसार? टर्मन के अनुसार, याद रखना है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों के उत्तेजक संवर्धन गतिविधि देना, स्वतंत्र परियोजना करने तथा पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखने की अनुमति देना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके कार्य करने से अगर हम उसको बांध के रख देंगे, बांध के का मतलब है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या को ही लागू करेंगे तो वो आगे नहीं सीख सकेंगे। चूँकि ये प्रतिभाशाली है, तो प्रतिभाशाली है तो उनको पाठ्यचर्या से बाहर कर देंगे, तो उसका क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, ये सब अन्य बालक से, सामान्य बालक से अलग होते। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता है उच्च सृजनात्मक क्षमता, संवेगात्मक विशेषता, अंतर्दृष्टि की अधिकता, ये सब उनके प्रमुख गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक समावेशी कक्षा में संलग्नता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में क्या प्रभावी होगा? पहला ऑप्शन में है अधिगम उपागम को निरंतर रखना। दूसरा, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और बदलाव लगातार करते रहना। तीसरा है उन्हें स्वयं के बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। और चौथा है उन्हें विशिष्ट संख्याएं में ही पढ़ाना। तो देखिए, समावेशी कक्षा में संलग्नता से अगर जूझ रहा है बच्चा तो उनके लिए हम क्या प्रभावी उपाय करेंगे? तो उनके लिए अधिगम उपागम में निरंतर रखेंगे। अब अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, इसका मतलब लगातार उनको बिजी कर देंगे। अधिगम में, अधिगम का मतलब सीखना, सीखने की क्रिया में उनको बिजी कर देंगे। तो एक समावेशी कक्षा में संलग्नता से जुड़ते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक तथा विशिष्ट बालक एक साथ में एक समय में एक ही कक्षा में बिना भेदभाव का शिक्षा ग्रहण करें। एक समावेशी कक्षा में संलग्नता तभी दूर हो सकती है जब सीखने की प्रक्रिया सतत चलती। सतत का मतलब लगातार, बिना रोक टोक का। अगला क्वेश्चन,
अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो किस प्रकार सबसे बेहतर सीखेंगे? वयस्कों के निष्क्रिय नकल द्वारा, या अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के बाह्य अनुकूलन द्वारा, या फिर यह संदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी नंबर, अपने वातावरण में सक्रिय संलग्नता द्वारा। मतलब अगर वो सक्रिय है अपने वातावरण में तो वो सीख सकेंगे। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा सबसे बेहतर सीखते हैं। बालकों में अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। विद्यार्थी सक्रिय संलग्नता के साथ तभी सीख सकते हैं जब वह विद्यालय का वातावरण सार्वभौमिक तथा सकारात्मक हो। जब विद्यालय का वातावरण कैसा होगा? सार्वभौमिक होगा और सकारात्मक होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होता है, उसको कैसे भूलेगा? प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है उनको भी नहीं भूलेगा। यह संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, इसको भूल जाएगा। तो सही आंसर होगा सी नंबर। उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है, उसको भी नहीं भूलेगा। तो वही भूलेगा जो संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी उसी तथ्य को याद रखते हैं जो दिए गए इन विकल्प में विद्यार्थी स्मरण शक्ति से संबंधित हो, जिससे वह अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में जोड़ने में सहायता मिले। अगर पहले से वो जान रहा है उसी में अगर वो पॉजिटिव कर रहा है तो वो कभी नहीं भूलेगा। अगला, निम्न में कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण तो इसमें है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाता है, प्रक्रिया करके देखेंगे। a+b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? ये प्रक्रिया कब होगा? भारत कब आज़ाद हुई? यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देना। भारत कब आज़ाद हुआ था? ये प्रक्रिया कहाँ है? अगला लीप वर्ष कब होगा? प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण पौधारोपण के लिए मिट्टी तैयार करना। जैसे किसान होता है वो पौधारोपण के लिए जाते हैं तो मिट्टी कैसे तैयार कर रहे हैं, तैयार करके वो खुद देख लेगा। तो ये हो गया प्रक्रियात्मक। ये कैसा होता है? कौशल आधारित होता है और किसी विशिष्ट कौशल और कार्य करने का ज्ञान है। इसमें अमूर्त और मौलिक चिंतन का प्रयोग होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक अन्य उदाहरण है जैसे साइकिल चलाना। साइकिल चलाना हम सिर्फ ऑफिशियली थ्योरी में ही सीखेंगे तो नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए करके भी सीखना होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये हम क्या प्रश्न आ गया? 24 नंबर ना, 24 नंबर का प्रश्न। तो 24 में क्या है? अधिगम को साधित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में अलग रखना चाहिए। एकदम ने ये तो नहीं रखना चाहिए अलग। शतपथ मानचित्र के इस्तेमाल का हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब जो भी वहाँ मानचित्रण इस सब का काम हो रहा है उसका इस्तेमाल का हतोत्साहित, मतलब उसको रोकना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सही है। विद्यार्थियों का ज्ञान सृजन के अवसर को प्रदान करना चाहिए, ये भी सही। थोड़ा सा यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सटीक है। क्या है इसमें? ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। ज्ञान सृजन के अवसर का मतलब बच्चे खुद कैसे सीख सकें इस विषय में बात किया जाए और उसके लिए अवसर दिया जाए। इससे विद्यार्थी में अमूर्त तार्किक चिंतन तथा मौलिक चिंतन का विकास होगा, जिससे अधिगम की प्रक्रिया निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जोड़ देंगे, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने का निर्देश देंगे, उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर को नकल करने के लिए कहेंगे, या उन्हें सामान्य तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी उन पर चिंतन करने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। बच्चे को हम क्या बोलेंगे कि पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर चुके हो उससे जोड़ के देखो। तो आपके कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप उन्हें
उन्हें समान तरह की समस्याएं जो पहले हल की थी उन पर चिंतन करने को कहेंगे, और इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है और विद्यार्थी पूर्ण ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर दिए गए सवाल को हल करने में सफलता प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन का है। तो अभिकथन कथन ये में कह रहा है, एक ऐसा कक्षा का माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपने भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। बी, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत पूर्ण संगत है। सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ये और या दोनों सही, और ये सही व्याख्या करता है। सही बात है। देखिए, कक्षा माहौल तैयार करने के लिए विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकता है, मतलब किस प्रकार का वो क्लास चाहते हैं वो तैयार कर सकते हैं। और भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत है या महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सही है। कक्षा का माहौल जो है समरूपता के आधार पर होनी चाहिए, जहां प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भ्रांतियों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। भ्रांतियों पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थियों के मन में जो भय बना रहता है वह दूर हो जाए और अधिगम की प्रक्रिया निरंतर वृद्धि होती रहे। इसलिए ये और ये दोनों सही है, और ये एक यार जो है ये का सही डिस्कस कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे के भाव महसूस करेंगे। किसका? निराशा, शर्म, खुशी या कुंठा। तो सही है सी नंबर। अगर वे किस प्रकार के भाव महसूस करेंगे तो ज़्यादा आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे। तो विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव महसूस करेंगे। निराशा, शर्म, कुंठा या भाव विद्यार्थी को सीखने के प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो विद्यार्थी के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि हेतु विद्यालय तथा घर में सकारात्मक वातावरण को सृजन किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? तो महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी या प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो सही आंसर है महारत अभिमुखी। इसमें क्या होता है अभिमुखी? इसमें लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा के दौरान छात्रों के लक्ष्य शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिक्षकों से प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता भी होती है। किनको? विद्यार्थियों को। यदि शिक्षक प्रोत्साहित नहीं करते हैं तो छात्र निराश और कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं, और ऐसा होने से रोकने के लिए छात्रों को वांछित कौशल में प्रवीणता हासिल करने में ध्यान केंद्रित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29वां, हम लोग अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। कुपोषण, विद्यार्थियों की सहभागिता, दंड या अभिसंज्ञान। तो सही कौन कौन है? 1 2 सही है या फिर 2 3 सही है? ऑप्शन नंबर 1 में 1 2, ऑप्शन नंबर बी में 2 3, सी में 3 4 या फिर डी में 2 और 4। तो यहाँ देख लेते हैं 2 और 4। एक तो ये होगा और ये फिर होगा। तो विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान होना चाहिए। तो देखते हैं, अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, सहभागिता और अभिसंज्ञान। तो विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान होना चाहिए। 2005 में स्पष्ट किया गया, NCF 2005 में स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों के सीखने के लिए भागीदारी शिक्षा में सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी। पारस्परिक सहभागिता से छात्रों के अंदर भय, कुंठा, निराशा का भाव समाप्त हो जाता है और विद्यालय में उन्होंने जो कुछ सीखा उसे आपसी सहभागिता करने में आत्मविश्वास का भाव पनपने लगता है। अभिसंज्ञान अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में दूसरा कारक अभिसंज्ञान है। इसमें बालक को जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए
कुछ कठिन तथ्य दिए जाते हैं तो वह कठिन तथ्य को हल करने के लिए सामान्य चिंतन प्रक्रिया से हटकर सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करता है तो वह मेटाकॉग्निशन, इसका मतलब अभिसंज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है, जिनका दो प्रमुख घटक है। एक है अनुभूति के बारे में ज्ञान और दूसरा है अनुभूति के नियम। अभिसंज्ञान स्वयं के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तो इनमें अधिक अमूर्त तार्किक चिंतन विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखे थे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए अंतिम में है विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। कैसे भूमिका निभाते हैं? सक्रिय, अधीन, निष्क्रिय, नगण्य। तो सही आंसर होगा सक्रिय। तो विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नई शिक्षा नीति तथा एनसीएफ 2005 ने भी स्वीकार किया कि विद्यार्थी अपने सक्रिय सब अधिगम करता है। विद्यार्थी कक्षा में अगर अधिक सक्रिय हैं तो शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सृजन अधिक करता है। वहीं पर अगर विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय, नगण्य या अधीन है तो वह फिर ज्ञान के सृजन को करने में असफल रहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होती है। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।